नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मंगलवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने सेंटरी हॉल का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहां से निकले छात्र पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले 1921 में शुरू हुआ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आज देश के जाने माने बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में से एक बन चुका है। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 साल पूरे होने और उपलब्धियों को लेकर कॉलेज के सभी अध्यापकों को इस पर बधाई दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। राज्यपाल ने कहा कि भौतिकवाद के इस युग में पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इस दौर में भी अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों का भौतिकवाद से संतुलन बनाकर कार्य करना है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में अनेकों युवा इस व्यवसाय में भविष्य तलाश रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे सभी पत्रकार आने वाली पीढ़ी के सामने आदर्श स्थापित करें कि राष्ट्रीय समाज की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रजातंत्र में प्रेस सरकार एवं लोगों के मध्य एक सेतु का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने समेत जनसाधारण की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी और राष्ट्र और लोकतंत्र के लिए मीडिया कर्मियों के अभूतपूर्व कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा कि सरकार के कार्यों एवं नीतियों को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया ने हमेशा ही समाज की आवाज बनने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को जागरूक करने के लिए तत्परता से जानकारी पहुंचाता है। इसके साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ऐसे ही उत्साह और निष्पक्षता के साथ देश प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम करता रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भी ऐसे प्रेस दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया से जुड़े तमाम साथियों को नेशनल प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा ही समाज की आवाज बनने का कार्य किया है। आप भविष्य में भी इस तरह निष्पक्ष होकर लोगों की आवाज बने और उन्हें जागरूक करते रहें, ऐसी आशा करता हूं। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया के सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस एक स्वतंत्र और जीवंत प्रेस के प्रति हमारे समर्थन को दोहराने का दिन है, जो कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। एक संदेश में अनिल विज ने प्रेस बंधुओं की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान विषम परिस्थितियों में मीडिया कर्मियों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में लोगों को इस महामारी के प्रति सतर्कता एवं सावधानी बरतने की जानकारियां दी। वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और आगे भी मीडिया अपनी प्रतिष्ठा को इसी तरह बनाए रखेगा। ऐसे ही उत्साह के साथ राष्ट्र और लोगों को जागरूक करने का काम करता रहेगा।
वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डेंगू को लेकर बताया कि हरियाणा में डेंगू के खिलाफ लड़ाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं। डेंगू के लिए हमने सारा इंतजाम कर रखा है और मैंने सभी जिलों को अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए हैं और जो कि कर लिए गए हैं। दवाइयाँ सारी पर्याप्त हैं और मेरी सारी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं उनका उपचार करने में लगी हुई है। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से हरियाणा की बिजली व्यवस्था की तारीफ करना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने केंद्र के वित्त मंत्रालय से मिली सराहना पर सीएम मनोहर लाल और बिजली विभाग को भी बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कई और अहम मुद्दों पर जानकारी दी। सरकार ने हरियाणा के बिजली महकमे की तारीफ की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे और हरियाणा की जो बिजली व्यवस्था को लेकर जो काम हुआ है उसकी सराहना हुई है। और इसके अलावा हरियाणा का बिजली विभाग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, केंद्र सरकार ने पहले भी हरियाणा की पीठ थपथपाई है बिजली व्यवस्था को लेकर। एक बार फिर केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी मुख्यमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें तारीफ की है। किस पैमाने पर ये तारीफ हुई है सर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको 3 इकट्ठे इन कंटिन्यूटी बता रहा हूँ। पहले तो ये हुआ कि इसने नीति आयोग ने एक तारीफ करी कि हरियाणा पूरे देश में जो बड़ी स्टेट है उनमें नंबर 2 पे सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। नंबर 2, आर.के. सिंह जी ने इससे पहले जब हमारी सब जुड़े हुए थे ऑनरेबल हमारे पावर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा कि सभी स्टेट्स को कि जो हरियाणा कर रहा है, जो लाइन लॉस इनका है, जो गांव में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में जगमग योजना में इन्होंने गांव को जोड़ा है। बोले मैं, और जो सोलर में हमने परफॉर्म किया कि अपना टारगेट 15 मेगावाट का था, हमने 50 रिकवर करा। इस पे उन्होंने कहा कि दूसरी स्टेटों को भी हरियाणा से लेना चाहिए। और आज वित्त मंत्री जब ये कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो ये कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि पूरे देश का जो जीडीपी होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बनता है, उसका बेस फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर पे तो आंकड़े होते हैं। जब वो ये कहे मुख्यमंत्री जी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं ये समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स को, इवन एएलएम तक, और उनके बाद मुझे भी जोड़ लो, हम सबको बहुत अच्छा लगा कि हमारी परफॉर्मेंस की कदर हुई है। सर, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या जो वो और आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से सुधार कर रहे हैं, जो आपके आगामी जो फैसले हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं? देखिए, मैंने सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने एक सिस्टम चलाया है कि हर कर्मचारी को हमने कहा है कि वो एक सुझाव महीने में हमें लिख के भेजा करे कि बिजली कैसे सुधर सकती है। और वो जो हम पे सुझाव आते हैं उन्हें हम इकट्ठे करके फिर उसमें देखते हैं कि बढ़िया चीज़ें कौन है, उसे मैं इमीडिएट इम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत पूरा आशीर्वाद है। कोई भी काम करो रणजीत सिंह, बेधड़क होके करो, मेरी पूरा सपोर्ट है, मेरा पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। आप कोई काम करें, मुझे काम करने में मजा आता है। अभी हमने 3 बार रेड करे, इन धमाकों का एक असर हुआ कि हमारा लाइन लॉस बहुत तेजी से नहीं चलेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ कि लोगों से कहूँगा कि अपना अपना ठीक करें। मैं हरियाणा में चोरी नहीं होने दूंगा और मैं इस लाइन लॉस को, हमारा अगर अंदाजा गलत नहीं गया तो अब मार्च टू मार्च होता है, इस महीने हमारा 14 पे आ जाएगा और मैं इसे कोशिश करूंगा कि अगले 6 महीने में इसे 13 पे और 12 पे लाने का करूंगा। सर, जो बिल गलत बनकर आते हैं और उसके बाद उनको ठीक नहीं किया जाता, लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको लेकर आपने क्या कोई फैसला किया है? उसके लिए हमने अभी कमेटी बनाई है, जो हर ब्लॉक पे एक ऑफिसर बैठेगा, हमारा कोई एक्शन बैठेगा, एसडीओ बैठेगा, जो इस तरीके का बिल है उन्हें वही लेंगे। वो पहले तो एक चंडीगढ़ होते, एक हिसार होते थे, एक पंचकुला में होते थे। अब हमने ये कर दिया कि हर ब्लॉक लेवल पे जहाँ इस तरीके के बाद लोगों को इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं है। ये बढ़े हुए बिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ हम इसे अगले 6-8 महीने में ये इस तरीके की बातें बंद हो जाएगी। कुछ स्मार्ट मीटर भी लग जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हम इसे इमीडिएट बहुत सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं।
और सर ये जो बिजली के जो कुछ मामले इस तरह के आए थे पिछले दिनों, जो बिजली चोरी के घटनाक्रम हुए थे, उसमें 100 से भी ज्यादा जेई एसडीओ एक्शन की संलिप्तता या उनकी मिली भगत जो है वो मिली थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या आगे का कोई एक्शन सर? देखिए 150 के खिलाफ तो नहीं लिया, 150 से भी ज्यादा है, पर ये जरूर है कि जिन पे एक्शन करूंगा सख्ती से करूंगा। ये रडार पे हमारे रहे ताकि आइंदा डरे रहें ऑफिसर की ये हिम्मत नहीं हो कि चोरी में कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। ये काम मेरे महकमे में नहीं करने दूंगा। सर बिजली में जो लोग डिफॉल्टर हो गए थे, जिनके कनेक्शन कटे हुए थे, उनको लेकर एक स्कीम आप लेकर आए हैं कि 25% जो है वो पे कीजिए, उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। ये किस तरीके की राहत है, कैसे उपभोक्ता इसका फायदा उठा सकता है? इसका एक फायदा था कि मानो एक फैक्ट्री का किसी का कनेक्शन कट गया और उसका बिल जो था वो 30 लाख आउटस्टैंडिंग है। नॉन पेमेंट ऑफ बिल पे कितना जिस पे हो गया, जब तक सारा बिल नहीं जमा होता तब तक आगे कनेक्शन नहीं जुड़ सकता था। अब हमने ये करा कि जिसकी 30 लाख है उसकी वर्किंग कैपिटल ही अगर 20 लाख है तो वो आदमी कैसे भरेगा। तो हमने एक रिलीफ दिया है कि इसे सिंप्लीफाई करा, मैंने डिस्कस करा, मेरे ऑफिसर से करा, फिर मैं सीएम साहब से परमिशन ली कि 25% पहले वो जमा करा दें, उसके बाद तुरंत कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे, 7 हो 8 हो 10, वो कन्वीनियंट टू बोथ साइड्स आपस में डिस्कस करके तय कर ली जाएगी। उस पर हमारा पैसा हमें इंश्योर है कि हमारा आएगा, हमारा पावर महकमा बिजली हमारी कंज्यूम होती रहे, हमारा रेवेन्यू बढ़े, पेमेंट जो फंसी हुआ जाए हम अपना लगाते रहे। 25 लाख से हमारा 27 हो गया, 28 हो गया, अभी ये जाके 40 लाख हो गया। जब आना तो कुछ था नहीं, तो हमने ये सोचा कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े, अगले को रिलीफ मिले, हमारी पावर जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। सर 2 शहरों को आपने इन्वर्टर फ्री करने का फैसला किया था, उनमें कौन कौन से शहर है और ये योजना अब आगे कैसे बढ़ाएंगे आप? देखिए हमारे 2 शहर हैं, उसमें एक पंचकुला एक गुरुग्राम है। पंचकुला तो मैं समझता हूँ कि हम इसी में नवंबर के महीने में इसे अनाउंस कर देंगे और इन्वर्टर फ्री कर देंगे। और गुरुग्राम जो है उसमें 1-1.5 महीना लगेगा। बहुत फीडर हमारे हो गए, समझो कोई 12-14% रह रहे हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट करके, क्योंकि गुरुग्राम एक मॉडल है नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली के साथ है, सब लोगों का इंटरेस्ट वहाँ है, हर स्टेट से कोई न कोई आदमी वहाँ रह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि कभी कुछ करें तो बिल्कुल एक पुख्ता लोगों में मैसेज है, तो उसमें हमें महीना लगेगा पर कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हरियाणा की पीठ थपथपाई जा रही है, अलग अलग मामलों में बिजली विभाग की भी तारीफ हुई है, तो अब राजस्व और बढ़ेगा? उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो राजस्व होगा वो आप जो पहले राजस्व था उससे और ज्यादा बढ़कर आएगा? देखिए हमारा मार्च टू मार्च होता है, अभी तो पुख्ता तो कोई चीज़ नहीं कह सकता, एक मोटा मोटा अंदाजा है, नॉट ऑन द रिकॉर्ड, पर मेरा ये अंदाजा है कि हमारा 2000 करोड़ से, पिछली बार 430 करोड़ रुपया था, अब के 2000 करोड़ से भी ऊपर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। सर बिजली के साथ साथ आपके पास जेल विभाग भी है, और जेल विभाग में सुधार के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, जल्द कोई फैसला लेने जा रहे हैं? हाँ, हम इसमें कर रहे हैं। हमने एक 44 पॉइंट्स हैं जिन पे अलग अलग एक्सरसाइज हुई है और ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो गए। अभी हमारे डीजीपी साहब पे थी, होम सेक्रेटरी पे गई, फिर एलआर पे गई, अब वो एक सिस्टम में घूम के आ रही है और एक हफ्ते में हम इस पर डिसीजन ले लेंगे। मैं समझता हूँ 10 दिन में मीडिया को बुला के सबको सामने कर देंगे। जेल में बहुत बड़े सुधार करने जा रहे हैं, जो वाकई बहुत अचंभित होंगे, लोग देखेंगे कि वाकई ये कर दिया। ओपन जेल जैसा कोई प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं सर? हाँ, ऐसे 2 प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं हम, फरीदाबाद गुरुग्राम में कर रहे हैं, जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट है जेलों का, ओपन जेलें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम करें। वो सारी चीज़ें तो जब आ जाएंगी तब ऑन रिकॉर्ड हम आपसे कहेंगे। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कई बार हरियाणा की तारीफ की है और हाल ही में जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्होंने हरियाणा की सराहना की है बिजली व्यवस्था को लेकर। इससे हौसला जो है वो जरूर बढ़ेगा और ज्यादा बेहतर काम होगा। साथ ही साथ जेलों में सुधार को लेकर भी विभाग कई कदम जल्द उठाने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा निवास में राज्य की सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां रोड मार्किंग या मरम्मत की आवश्यकता है वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें, क्योंकि जल्द ही कोहरे का मौसम आने वाला है जिसमें दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने इसके लिए NHAI के साथ संयुक्त टीमों का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हेल्पलाइन और मेडिकल हेल्पलाइन नंबर सड़क पर पर्याप्त दूरी पर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़ित व्यक्ति को जल्द सुलभ हो सके।
वहीं मूलचंद शर्मा ने राज्य में चल रही सभी राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ठेकेदारों को निर्धारित समय अवधि में सड़क की मरम्मत करने का दबाव बनाने के साथ साथ समय से पहले टूटने वाली सड़कों के लिए भी ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, जहां 11 समस्याओं में 8 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। साथ ही कुछ अन्य शिकायतें भी इस बैठक के दौरान लोगों ने कृषि मंत्री के सामने रखी, जिसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इनका समाधान करवाएं। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर अगली बैठक में इन्हें रखा जाए। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 साल के दौरान दक्षिणी हरियाणा को सबसे ज्यादा नहरी पानी दिया गया ताकि किसानों को पानी की कोई कमी महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं है, बल्कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। इस आंदोलन में तो कुछ राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो गए हैं। कमेटी के अंदर 11 विषय थे, इनमें से लगभग 8 का समाधान हो गया, 3 को पेंडिंग रखा गया है। और अगली के लिए जो लोगों ने लगभग 15-16 और एप्लीकेशन दी है, उनको मैंने कहा है डीसी साहब को या तो उनका समाधान कर दें, नहीं तो अगली मीटिंग के अंदर लेके आ जाए। अगर अपने आप समाधान कर देते हैं तो वेल एंड गुड। हम चाहते ये हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायत ना आए, प्रशासन उसका स्वतः संज्ञान ले और जनता की समस्याओं का समाधान कर दे। अगर नहीं होता है तो इसमें जनप्रतिनिधि साथ में हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, बैठ के हम फिर फैसला करेंगे। और जनता की समस्याओं का समाधान करने का जो एक जनप्रिय सरकार होती है उसका दायित्व होता है, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और खासकर इसी जिले के लिए जिसमें सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, भूजल खत्म होता जा रहा था, हमारी सरकार आने के बाद जितनी व्यवस्था पानी की है, बच्चा मानता है कि शायद 6-7 साल में जो नहरी पानी आया है, जल के भूजल को ऊपर लाने के लिए, दोहान नदी के लिए रिचार्जिंग के लिए स्कीम आई है, और माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% हम सब्सिडी लेके आए हैं। मिकाडा के अलग से विभाग बनाया है, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है। तो इतने किसान हितैषी काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज प्रदेश का किसान ही नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश है और प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में बाजरा फसल के नाम पर अब तक करीब 400 करोड़ की राशि डाल चुकी है। इस भावांतर भरपाई योजना से दक्षिणी हरियाणा के किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि परेशानी उन लोगों को ही है जो बाजरे का स्टॉक करते थे और कालाबाजारी करते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश के किसानों को भावांतर भरपाई में अच्छा पैसा मिला है, प्रदेश में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हुई है, किसानों को कृषि मंत्री की तरफ से कृषि के अच्छे उपकरण मिले हैं, फसल बीमा का पैसा किसानों को अच्छा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खराबे का पैसा 25% बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बागवानी के देश में लाई गई योजनाएं केवल हरियाणा में क्रियान्वित हुई हैं, जिनका किसान लाभ उठा रहे हैं। डीएपी की किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। प्रत्येक एकड़ को डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दक्षिण हरियाणा के किसान जो हमारी बाजरा भावांतर भरपाई की नीति है, बगैर बाजरा मंडी में लाए 600 रुपये क्विंटल का जो पैसा हमने दिया है और लगभग 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा हम पैसा बांट चुके हैं, इस बात से किसान बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं जिन्होंने स्टॉक कर रखा था, उनको परेशानी हो सकती है। किसान को इस नीति से बहुत फ़ायदा हुआ है, किसान बहुत ही खुश है। किसान जो है संतुष्ट है हमारी नीतियों से, किसान खुश हैं। अच्छी भावांतर भरपाई से उनको बाजरे का पैसा मिला है, अच्छा सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, अच्छी उनको उपकरण मिले हैं कृषि के,
फसल बीमा का पैसा उनको अच्छा मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो खराबे का पैसा है वो 25% बढ़ा दिया है। और बागवानी की बीमा योजना जो प्रदेश में लेके आए हैं वो सारे देश में हम सिर्फ हरियाणा ही है। बहुत सारी किसानों के हित की नीतियाँ हम लेके आए हैं और उसका परिणाम जो है किसानों के लिए बहुत सुखद आ रहा है। सवाल उठाए कि महिलाओं की तक लंबी लाइनें लगी हुई। डीएपी की मैंने बार बार बताया है, किसी भी किसान को बिजाई की एक एक एकड़ के लिए डीएपी उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। डीएपी आ रही है और हर आदमी को डीएपी मिलेगी। लाइनें इसलिए लगी हैं कि 300-400 जगह डीएपी मिलती है। कहीं किसी कंपनी का डीलर है, कहीं किसी कंपनी की दुकान है, तो अपनी दुकान पे ही वो कंपनियां डीएपी भेजती है। और हमने बोला हुआ है कि पहले छोटे किसानों को डीएपी दें। कोई 2 एकड़ का किसान है, कोई 3 एकड़ का किसान है, और अब तो वो भी समस्या खत्म हो गई है। अब आमतौर पर हर जगह डीएपी उपलब्ध है। महामहिम का दौरा है कल सुई गांव में, कितना बड़े सौभाग्य की बात है, जो छोटी काशी है भिवानी नगरी के गांव सुई में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। सारा गांव, सारा शहर उनके स्वागत की तैयारियों में है और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि देश के राष्ट्रपति हमारे इलाके के एक छोटे से गांव में आ रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राज्य के गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमने किसान और शुगर मिलों के हित में जो भी जरूरी कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। फिर भी किसान भाइयों को अगर कोई समस्या है तो वो व्यक्तिगत तौर पर या पत्राचार के माध्यम से संज्ञान में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसानों की समस्या का जल्द ही समाधान किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग हरियाणा में शांति नहीं रहने देना चाहते। आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। सरकार किसानों के हित में कार्य करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग किसानों का हित नहीं चाहते। ऐसे लोगों को राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जब से सहकारिता विभाग का कार्यभार संभाला है, तब से किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए न केवल गन्ना किसानों की समस्याओं को समझा, बल्कि उनके समाधान की दिशा में हर जरूरी कदम उठाए। वहीं तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने जिला उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान तिगांव क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और जल्द से जल्द उनका समाधान करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तिगांव क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई भी ढिलाई बढ़ती तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द तिगांव क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालें और रुके हुए कार्यों को तुरंत पूरा किया जाए। वहीं विधायक ने अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सभी विभागों के अधिकारी अपने काम के प्रति सजग हो जाएं और काम की समयावधि तय कर लें। इस समीक्षा बैठक में आए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों से पिछली बार के दौरे के कार्यों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने भी विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी विभागों के लिए कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की। इसके बाद जिला उपायुक्त ने बताया कि अगली समीक्षा बैठक 2 महीने बाद होगी। अगर कार्यों में गलती पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे एडीसी जितेंद्र यादव जी, एडीसी, एसडीएम और सारे अधिकारी सभी डिपार्टमेंट से आज यहाँ आए हैं। जो हमारी कुछ दिक्कतें थी पानी की, सीवर की, उसके बारे में आज बातचीत हुई है। और जैसे सीवर वाले जो कॉन्ट्रैक्टर का जो एक नोटिस उसको दे दिया, जिससे उसका जो काम डिले हो रहा है उसका ये टेंडर कैंसिल किया जाएगा। और बिजली वालों को भी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आए थे, उनको भी बोला जो बिजली की दिक्कत कभी कई बार कट जो लंबा लग जाता है, फॉल्ट लंबा हो जाता है, उसके लिए भी उनको बोला है कि तारे बदले या जो भी ट्रांसफार्मर या जो भी और दिक्कत है उसको दूर करें। विधायक जी के आग्रह पर सभी डिपार्टमेंट्स को हमने तिगांव में बुलाया है और तिगांव में जो बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की निकासी हो, जोहड़ की प्रॉब्लम हो, उनकी डीसिल्टिंग की प्रॉब्लम हो या ग्रे वाटर की ट्रीटमेंट की हो, सॉलिड वाटर की हो या कुछ सड़कें भी विधायक जी ने बताई, तो सभी डिपार्टमेंट्स को आदेश दे दिए कि भाई उनकी टाइमलाइन साथ सेट कर दी है। हफ्ते के बाद हम मीटिंग मिनट्स निकाल देंगे और जो भी समय निर्धारित किया गया है डिपार्टमेंट से अपना हर वर्क का
एक तारीख निश्चित की है कि इस तक उनके टेंडर हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने के बाद लगभग दोबारा समीक्षा की जाएगी, तब देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। वहीं यमुनानगर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के कई राज्यों से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यमुनानगर के बिलासपुर के कपाल मोचन में हो रहे इस राज्य स्तरीय मेले में देश के कई राज्यों से साधु संत कई दिन पहले ही पहुंचना शुरू हो जाता है। श्रद्धालु यहां 5 दिन तक लगातार रहकर पूजा अर्चना करते हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने के लिए सभी तरह के प्रबंध किए हैं, जिसके लिए विशेष बसें भी लगाई गई हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर यहां भारी पुलिस फोर्स सभी मुख्य नाकों पर तैनात की गई है। यह मेला कार्तिक माह में लगाया जाता है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मेले में कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं सारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आपको मालूम है कार्तिक पूर्णिमा का, और ये गुरु साहिब से भी जुड़ा है, हमारे देवी देवताओं भगवान विष्णु सबसे जुड़ा है। और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, अंदाज़ा है 10 लाख के करीब लोग आएंगे आने वाले 4-5 दिनों में। सारे प्रबंध किए गए हैं मेले प्रशासन द्वारा, और हमारी एंट्री यहाँ मेले पर उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी सिंगल डोज वैक्सीनेशन की अवश्य हो। और हम साथ ही साथ कैंप लगा रहे हैं कि सेकेंड डोज भी जिनकी ड्यू हो गई हो उनको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी दी जाए। यमुनानगर ज़िले में पहले ही 89% 89% वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज हो चुकी है, 37% दूसरी डोज भी हो चुकी है। हमारा अब टारगेट है कि दिसंबर के महीने तक हम, और जिन जिन की ड्यू होगी उनकी भी 100% करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।